मेटामॉर्फोसिस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी किताबों के बारे में, नेट यूसेट या लेक्चरर के संबंधित, उसी 10 मिनट की वीडियो को जो है इतना मतलब कम समय में एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है। बस ये है, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि उन किताबों से कैसे हम डेटा कलेक्ट करें और मेटामॉर्फोसिस किस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता है। आज जो मेरा टॉपिक है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी बार नेट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, मैं वो आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम पढ़ें और किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे भी देख लेंगे अभी। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन आया था सिर्फ लोदी, मैं लोदी वंश से इस बार नेट में जो है जून 2020 में 3 क्वेश्चन बने थे। पहला क्वेश्चन आया था कि सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था, उसने अनाज पर जकात यानी आयात कर खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। अब इस तरीके से क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आप लोग हर कोई जानते ही हो। तो सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम बातें समझ लें या सीख लें तो ये आंसर हम इजीली निकाल लेते हैं। जैसे सिकंदर की जो आर्थिक नीतियाँ थी या किसानों से संबंधित नीतियाँ थी, जैसे उसने लगान की कुछ फहिस्तें तैयार की, फहिस्तें यानी कुछ लिस्टें वगैरह कुछ तैयार की जो आगे चलकर शेरशाह की फहिस्तों का पूर्वगामी रही। ठीक, उसने सिकंदर लोदी ने माप के लिए, ये फेमस है, आप लोग सभी जानते ही हैं, गज ए सिकंदरी चलाया जो अकबर के टाइम तक 1586 तक चलता रहा। बाद में अकबर ने इसकी जगहों में गज ए इलाही का प्रवर्तन किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही में कितना अंतर है या कितना अनुपात है? तो इसका आंसर ये है कि 39:41। ये बहुत बार नेट में पूछा गया है कि इन दोनों में अनुपात कितना था। और जैसे कि हम जानते हैं कि सिकंदर लोदी ने लूट के यानी खुम्स, जो लूटा हुआ धन था, उसमें से अपना कोई हिस्सा नहीं लिया और उसने खाद्यान्नों से चुंगी व जकात कर हटा दिया। हाँ, आंसर यही है कि सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों में से चुंगी व जकात कर हटा दिया था। इसके साथ ही एक चीज़ बात कर लेते हैं, जो गज ए सिकंदरी है, भूमि माप की पैमाइश का जो आधार था इसके समय में, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक प्रणाली अपनाई गई थी जो थी मसाहत, जो भूमि की पैमाइश से संबंधित थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मसाहत प्रणाली को किस किस ने अपनाया था? तो उसका आंसर है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की, फिर एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर सिकंदर लोदी। इन सभी ने जो है मसाहत प्रणाली को अपनाया। बाद में सिकंदर लोदी ने मसाहत की जगह गज ए सिकंदरी का प्रवर्तन किया। तो इसके बाद हम जो लोदी वंश से ही दूसरा क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार है, अफगान राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, बहलोल के विपरीत, देखना ध्यान रखना, यहाँ पे बहलोल के विपरीत की बात करी जा रही है। लोगों ने इसी क्वेश्चन को पढ़ने में ही जो है गलतियाँ कर दी थी। बहलोल के विपरीत सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया, कोई भी अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था। ऑप्शन दूसरा, वह अभी भी समान हैसियत वालों में प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करता था। तीसरा ऑप्शन, अमीरों तथा आम जनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। चौथा, एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती थी। इसके ऑप्शन इस प्रकार दिए थे, पहला A, B, D या दूसरा B और D, तीसरा A, C, D और चौथा B और C। अब इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है काफ़ी गहन अध्ययन करना पड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसको बहुत डीपली समझना पड़ता है। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफ़गान आए कैसे। अफ़गानों का जो हमें पहला विवरण मिलता है वो नासिरुद्दीन महमूद के समय में मिलता है, जब ये लोगों ने धीरे धीरे जो है उनको अपनी सेना में नासिरुद्दीन महमूद ने भर्ती किया। फिर वहीं इसके बाद बलबन के टाइम में हम अफ़गानों का आगमन देखते हैं, जब उसने 3000 अफ़गानों की नियुक्ति की थी मेवातियों के दमन के लिए। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, मेवातियों के दमन के दौरान ही
बलबन ने जो है रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया था। ठीक है, तो बलबन के टाइम में जो है अफगानों की नियुक्ति की गई। इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने जो है अपनी सत्ता को है डेवलपमेंट करना शुरू किया और बाद में सैयद वंश को समाप्त करके इन लोगों ने एक अफगान राजतंत्र की स्थापना की। पहला अफगान वंश लोदी वंश, दूसरा अफगान वंश शेरशाह सूरी, जिसे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम पहले बहलोल लोदी की बात कर लेते हैं और फिर सिकंदर लोदी की बात करते हैं। उसके बाद आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को सही से देख रहे हैं तो बाद में जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक, बहलोल लोदी की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं बहलोल लोदी जो है सैयदों के टाइम में जो है उनका प्रधान था, मुल्तान वगैरह साइड का, मुबारक खिलजी के समय में। फिर बाद में धीरे धीरे इसने जो है अपनी सत्ता मजबूत की और राजा ही बन बैठा। इसका जो एक सिद्धांत था, या ये भी कह सकते हैं कि इसके बारे में पहले ये बात कर लेते हैं कि इसका जन्म जो है सिजेरियन यानी सर्जरी के द्वारा हुआ था। प्राचीन काल में बिंदुसार और मध्यकाल में बहलोल लोदी, ये दो ऐसे लोग हैं जिनका जो है जन्म है सिजेरियन यानी सर्जरी के द्वारा हुआ था। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, अब बहलोल लोदी का सिद्धांत ऐसा था, ये काफ़ी शालीन टाइप का आदमी था, यानी इसका मेन मकसद ये था कि कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा। और वहीं इसके विपरीत सिकंदर लोदी ऐसा नहीं था, उसका ये सिद्धांत था कि कद्दू तो कटेगा लेकिन वो कद्दू मुझे मिलेगा सारा, तो वो इस सिद्धांत को फॉलो करता था। तो बहलोल लोदी के बारे में ये भी है कि सबसे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल इसी का रहा है। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसका जो सिद्धांत था, ये कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठा करता था, ये अपने सरदारों के साथ ज़मीन पर बैठा करता था। सिकंदर लोदी ये कहा करता था कि मेरा नाम मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरा नाम राज्य के साथ संबद्ध है। ठीक है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका खाना पीना घर में नहीं बनता था, ये कभी अस्तबल या घोड़े की सवारी नहीं करता था, बल्कि सरदार या अमीर वगैरह जो है इसको प्रतिदिन भोजन और घोड़े की वगैरह दिया करते थे। ये एक शालीन टाइप का आदमी था, तो जो लोगों से मेल मिलाप करता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दूसरा ऑप्शन है समान हैसियत वालों में प्रथम, ये राजद्व था वो बहलोल लोदी का था, ना कि सिकंदर लोदी का। ठीक, तो और एक बात ये भी है बहलोल लोदी के बारे में ये भी कही जाती है कि इसने कोई व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं रखा, जबकि सिकंदर लोदी ने जो है काफ़ी पूरे सल्तनत काल में सबसे बेहतर गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोदी की ही रही है। अब वहीं हम सिकंदर लोदी की बात करें तो उसका नेचर इससे काफ़ी अलग है। सिकंदर लोदी की बात ये थी कि वो ऐसा माना करता था कि एक तो सबसे ऊंचे सिंहासन पर वो बैठा करता था, जबकि बहलोल लोदी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा करता था। और वो अपने अमीरों को या दासों को ये एहसास दिलाया करता था कि वो हमारे नौकर हैं या उसके नौकर हैं, यानी उनको तुच्छ समझा करता था, बहुत नीची उसमें दर्जे में उनको समझा करता था। उसका एक ये स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो कहता है कि अगर मैं अपने किसी दास को पालकी में बैठा दूं तो मेरे कहने पर मेरे सारे सैनिक जो है उसको कंधे में बैठा कर उठा ले जाएंगे। ये स्टेटमेंट भी एक बार नेट में पूछा गया है। ठीक, और सिकंदर लोदी की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जैसे मैंने पहले कह चुका है कि सल्तनत की सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोदी की ही थी। और इसके जो गुप्तचर थे वो भूत प्रेत कहे जाते थे। ठीक है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। और जो फरमान है, सिकंदर लोदी ने एक नया तरीका अपनाया था कि जब भी उसके सैनिक अभियान कोई कूच वगैरह करते थे तो वो 2 फरमान जारी करता था, एक सुबह और एक शाम को। सुबह का जो फरमान था वो ऐसा था कि सैनिक कहाँ युद्ध करेंगे, कैसे युद्ध करेंगे, और रात्रि का जो फरमान वो भेजा करता था उसका तात्पर्य ये था कि सेना जो है कहाँ विश्राम करेगी। और इसके फरमान के बारे में एक स्टेटमेंट भी ऐसा दिया जाता है कि इसका फरमान जो था दूर दूर से लोग प्राप्त करने के लिए आते थे, उसको खड़े रहकर पढ़ना पड़ता था और उन्हें उसको खड़े लेकर सर में ले जाना पड़ता था और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता था। तो ऐसा सिकंदर लोदी के बारे में एक स्टेटमेंट मिलता है। बाकी सिकंदर लोदी के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एक इतिहासकार है रिचकुल्लाह, ये एक स्टेटमेंट इनके बारे में देता है सिकंदर लोदी के बारे में कि इसका कार्य करने का जो समय था वो निश्चित था, हर एक काम को टाइम पे किया करता था। और ऐसा भी क्या करता था जैसे कोई किसी व्यक्ति को कोई सुविधा दे दी तो वो उसको मरते दम तक वही सुविधाएं प्रदान करता था, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं करता था। यही कारण है कि वो अपने जो अमीरों का है उनको वो अलग वे से देखा करता था। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। और जैसे वो किसी से कोई सम्मान वगैरह, अगर ये किसी को कोई सम्मान वगैरह देता था या लेता था तो हमेशा उसे वही सम्मान प्रदान किया करता था।
जो उसने आज पहली बार मिलने में दिया है, तो फिर वो आगे कितनी भी बार मिले तो उसको वो वही सम्मान प्रदान करता था। और उसका एक नियम ये भी था, जैसे किसी को अगर वो जागीर प्रदान कर देता था तो तब तक उस जागीर में कोई बदलाव नहीं किया जाता था जब तक वो जागीर प्राप्त करता कोई विद्रोह या कोई अपराध वगैरह ना कर दे, तब तक इसका एक ऐसा ही नियम था कि वही चीज़ें जो है उनको देनी है। तो जहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत ईजी है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें गहन अध्ययन करना पड़ता है। जैसे हमने जो इससे पहले जो वीडियो आया है उसमें कुछ किताबों के बारे में बताया, उन किताबों का एक निचोड़, उन किताबों का एक संग्रह आपको मेटामॉर्फोसिस देता है। तो आगे हम बात करेंगे इसके तीसरे जो लोदी वंश से ही तीसरा क्वेश्चन आया था कि बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर भर्ती किया। ऑप्शन थे, पहला मौलाना अब्दुल अजूधनी, शेख अब्दुल्लाह, सेकंड ऑप्शन शेख अब्दुल्लाह, तीसरा ऑप्शन शेख अजीजुल्लाह, चौथा ऑप्शन शेख अब्दुल कसूद गंगोह। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है अगर आप विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे ऑप्शन से ही अगर हमें ऑप्शन के बारे में ही थोड़ा बहुत कुछ जानकारियां हैं तो हम यहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मौलाना मोहम्मद अजूधनी, ये जो थे एक सूफी संत फ़कीर थे जिन्होंने सिकंदर लोदी के समय में हिंदुओं का साथ देते हुए इसके खिलाफ जो है सिकंदर लोदी के खिलाफ विद्रोह किया या हिंदुओं का साथ दिया। आप साथ दिया ज़्यादा यहाँ पे बेहतर है, तो वो क्यों दिया इसके भी कुछ कारण हैं। जैसे जो सिकंदर लोदी है आप इसके बारे में जानते हैं, यह है इस्लामी परिपाटी के विरुद्ध दाढ़ी बनाया करता था। एक बार इसने ये दाढ़ी वगैरह बनाने के चक्कर में एक इमाम थे जिनका नाम था शेख लादन, इनसे जो थे पश्चाताप करने के लिए ये बात भी पूछा कि मैं इस्लामी परिपाटी के विरुद्ध जो है दाढ़ी वगैरह ही बनाता हूँ, तो उन्होंने शेख लादन ने इनसे कहा था कि तुम प्रायश्चित करो, लोगों को, गरीबों को धन वगैरह बांटो, ठीक। और तो जो था इसने हिंदुओं के खिलाफ मेलों पर, थानेश्वर के मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यमुना के तट पर जो है हिंदुओं के मुंडन करने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम नाइयों द्वारा हिंदुओं के बाल काटने पर इसने प्रतिबंध लगाया था। और शिया ताजियों, इसने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों पर भी ये कुछ नीति, अपनी धार्मिक नीति अपनाई। इसने शिया लोगों से ये कहा कि वो ताजिया नहीं निकाल सकते। स्त्रियों का जो है मज़ारों, पीरों, फ़कीरों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सलार मसूद गाजी के उत्सव पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। ये कहा जाता है कि उससे कुछ अनैतिक कार्य जुड़े हुए थे। इसने एक बोथन नामक ब्राह्मण को जो है जिंदा जलवा दिया था। नागरकोट के मंदिर को ध्वस्त किया था। कुरुक्षेत्र के पुराने मंदिरों और तालाबों की पवित्रता भंग करने और तीर्थयात्रों पर आक्रमण करने के लिए यही जो है मौलाना अब्दुल अजूधनी, इनके ही नेतृत्व में इन्होंने सिकंदर लोदी को यहाँ पे रोका था। तो ये दिल्ली सल्तनत में एकमात्र उदाहरण है जब उलेमाओं ने हिंदुओं के विरुद्ध सुल्तान को रोकने का प्रयास किया। ये ऑप्शन से भी बन सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला। ये वही लोग हैं जिन्हें सिकंदर लोदी ने पढ़ाने के लिए भारत में बुलाया था जब इसने मदरसे वगैरह की स्थापना की या एक अनुवाद विभाग बनाया और शिक्षा के क्षेत्र में जो इसने अपना योगदान दिया। सरकारी संस्थाओं को जो है उनको, जो मदरसे थे उनको सरकारी संस्थाओं में इसने तब्दील किया। उनमें पढ़ाने के लिए इसने इन विद्वानों को बाहर से बुलाया था, जो लोग थे शेख अब्दुल्ला और अजीजुल्ला। अब बचा शेख अब्दुल कसूद गंगोह। तो असल में आंसर इसका यही है, लेकिन हम इसके बारे में से बात करेंगे कि किस तरीके से आंसर है। एक तो हमने ऑप्शन से आंसर निकाल लिया और दूसरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अब्दुल कसूद गंगोह वही है जिन्होंने बाबर से ये कहा, कायस्थ जाति को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में फारसी सिखाने का जो प्रयास किया गया था वो सिकंदर लोदी के ही द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि संपूर्ण हिंदू जातियों को मदरसों में प्रवेश अकबर ने दिया। यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम कायस्थ जाति को फारसी सिखाने के लिए जो प्रेरित किया और उनको ऊंचे ऊंचे पद दिए वो था सिकंदर लोदी, लेकिन संपूर्ण हिंदू जाति को मदरसों में जो प्रवेश दिया वो था अकबर ने। यहाँ पे दो चीज़ें अलग है, इसका ध्यान से सुनना, ठीक। तो
यही है जो कसूद गंगो, इन्होंने बाबर से ये बात कही थी। और जो लोदी काल में ही जो लोदी काल के जो अहमद अब्दुल कसूद गंगोह हैं, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने एक बार इब्राहिम लोदी के चक्कर में जो है बाबर से एक बार अप्रसन्नता मोल ले ली थी, उसका पक्ष ले लिया उन्होंने इब्राहिम लोदी का बाबर के सामने। और यही वो है जिसने बाबर का युद्ध भी, मतलब मुग़ल साम्राज्य का पतन और दिल्ली सल्तनत का पतन और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना देखी थी, वो है अहमद कसूद गंगोह। लेकिन एक कुछ बातें हैं जो सिकंदर लोदी से संबंधित एक आध लेखक हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कभी आ सकते हैं, ठीक। तो उसमें एक नाम है शेख जलालुद्दीन। सिकंदर लोदी के टाइम के ही एक कवि हैं जिनका नाम है शेख जलालुद्दीन, जो जलाली नाम से कविताएं लिखा करते थे। इन्हें खुसरो-ए-सानी या दिल्ली का दूसरा खुसरो भी कहा जाता है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्हें खुसरो-ए-सानी या दिल्ली का दूसरा खुसरो भी कहा जाता है। इन्होंने पानीपत की विजय के बाद बाबर से भेंट की थी और अपनी कुछ कविताओं में इन्होंने जो है बाबर की प्रशंसा की थी। ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनको दूसरा खुसरो कहा जाता है। इन्होंने पानीपत की विजय के बाद बाबर से भेंट की और बाबर की अपनी कुछ किताबों में प्रशंसा की। हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए कि लोदी काल में वो कौन सा लेखक है जिसने पानीपत की विजय के बाद बाबर से भेंट की और उनके उसमें प्रशंसा लिखी थी। देखो कसूद गंगोह और इब्राहिम लोदी दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, तो इस डिफरेंस को यहीं पे समझना है। एक चीज़ मैं ऐसे ही बताना चाहूँगा सिकंदर लोदी के बारे में, हालांकि इसने जो है बहुत से अनैतिक कार्य भी किए हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसने कुछ योगदान भी दिए। जैसे इसने अनुवाद विभाग बनाया और मदरसों को सरकारी संस्थाओं में तब्दील किया। कायस्थ जाति को, जो हिंदू कायस्थ जाति थी, इनको सर्वप्रथम जो है फारसी सीखने के लिए प्रेरित किया। बाहर से विद्वान बुलाए, जैसे शेख अब्दुल्ला और अजीजुल्ला, ये विद्वान बुलाए। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि प्रतिदिन इसके जो पलंग है उसके पास बैठकर 70 विद्वान इससे वार्तालाप किया करते थे। ये चर्चाओं में काफ़ी व्यस्त रहता था, धार्मिक चर्चाओं में, इन चीज़ों में। जैसे आप लोग जानते भी हैं कि जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था तो इसने रोचक ढंग से एक शेख से जो है आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। इस तरीके से चीज़ें हैं जो आप लोग धीरे धीरे आगे मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेते आऊँगा, उनकी डेप्थ को लेता हुआ चला जाऊँगा। और जो मेटामॉर्फोसिस है आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आ रहा है नेट यूसेट लेक्चरर की तैयारी के लिए। तो आप सभी जो है इस संस्थान से संपर्क करें और हमसे जुड़ें। जो भी आप लोगों को नई जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई टॉपिक से संबंधित कुछ बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।